अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। नेचर में ऐसा देखने को आया कि जब भी जिस्म हरकत में आता है तो करते हुए जिस्म की एक नेचुरल प्रॉपर्टी, एक नेचुरल खसूसियत सामने आती है जिसे नाम दिया जाता है मोमेंटम का। डिफाइन इसको कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and linear velocity of moving body is called as momentum। जो जिस्म हरकत कर रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ, तो उसके मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब एक नई चीज़ सामने आती है जिसे नाम दिया जाता है मोमेंटम का, या सिंपली लीनियर मोमेंटम भी इसे कहते हैं। लीनियर मोमेंटम। लफ्ज़ लीनियर क्यों इसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि ये जो मोमेंटम हम डिफाइन कर रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, लीनियर मोशन के लिए है। लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन जब जिस्म सीधी लाइन के अंदर एक सीधे रास्ते के ऊपर हरकत करेगा उस वक्त इसके मोमेंटम को कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। और ये मोमेंटम उसकी वेलोसिटी और मास के हासिल ज़रब के बराबर होता है। मैथमेटिकली तौर पर इसे p से ज़ाहिर किया जाता है और ये जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी वजह वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसीलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो डायरेक्शन जो इसकी होगी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरी इसकी डेफिनेशन की जाती है quality of moving body which describes the quantity of motion is called as momentum। मोशन की मिकदार को जाहिर करने की जो खसूसियत है किसी एक हरकत करते हुए जिस्म की, इसको कहा जाता है मोमेंटम। क्या कहा जाता है बेटा? इसको मोमेंटम कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस में रखिएगा, मोमेंटम इसके मैथमेटिकल फार्मूला से, जिसे अभी हमने कहा ये mv के बराबर है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी जाए, मास को कांस्टेंट कर दें, अगर जिस्म का मास कांस्टेंट हो, यहाँ से एक रिलेशन बनेगा p बराबर है कांस्टेंट और v से ज़रब की जाएगी। कांस्टेंट हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हमेशा जिस्म की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना जिस्म के पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना मोमेंटम कम होगा जिस्म के पास। तो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। अब इस फार्मूला में से वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs के अंदर सीखे थे। 3 बेसिक लेक्चर्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs बाय रशीद साइंस अकेडमी। उसके अंदर हमने आपको सिखाया था कि क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन अगर मौजूद हों या फार्मूला में से 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान में कोई रिलेशन बना दिया जाए तो उनमें से कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और फिर हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। अब हिंट मैं दे देता हूँ आपको, अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दें तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी को हाफ कर दें तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटीज़ में रेशो आपको बता दी जाएं तो मोमेंटम की रेशोज़ क्या होंगे। अगर 2 वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ आपको बता दी जाएं, एक मोमेंटम की वैल्यू बता दी जाए और दूसरी मोमेंटम की वैल्यू को अननोन कर दिया जाए, तो आप उसको 3 गिवन 4th अननोन फार्मूला कैसे बनाएंगे और कैसे इनकी वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट करना है, ये हम ऑलरेडी वहाँ अपने बेसिक लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। तो आप पहले उसे देख लें, फिर मैं आकर यहाँ पर इन तमाम तरह MCQs को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जिस्म की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए
तो इस केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट और मास से ज़रब किया जाएगा। अब एक बात को यहाँ भी नोटिस कर लें, कांस्टेंट हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। मोमेंटम मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना जिस्म के पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना जिस्म के पास मोमेंटम कम होगा। किस केस के अंदर? लीनियर केस के अंदर। तो ये फिर से इस फार्मूला में से आप सारे क्वेश्चंस वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ। आप इनके ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ किस तरह का होगा? स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से आप कर सकते हैं। मोमेंटम का एसआई यूनिट अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, मास हमेशा किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है और वेलोसिटी मीटर फी सेकंड के अंदर। मोमेंटम का एक और भी यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड। तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट किलोग्राम मीटर फी सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। आपने इसको साबित करना है। साबित करने के लिए आपने क्या करना है? सिंपल इसी फार्मूला को पकड़ लें बेटा, किलोग्राम मीटर फी सेकंड। आप सेकंड से इसे ज़रब भी कर दें और सेकंड से तकसीम भी कर दें। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट कर लेनी है। किलोग्राम मीटर वैसे रहने दें, फी सेकंड एक मौजूद है, जो मल्टीप्लाई सेकंड हो रहा है इसे आप साइड पर रहने दें। जो डिवाइड है इसकी पावर नीचे प्लस में है, आप इसे ऊपर लेके आए, पावर माइनस हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे वैसे सेकंड को वैसे का वैसे रहने दें। आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, किलोग्राम मीटर बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, सेकंड की पावर -2 और इधर से सेकंड लिखा जाएगा। किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के बराबर होता है, इसे न्यूटन लिखा जा सकता है और ये सेकंड। उसकी वजह आप अगर देखना चाहें तो किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट बनता है, ठीक है, MA, और यहाँ से मास हमेशा किलोग्राम्स के अंदर, एक्सेलरेशन मीटर फी सेकंड स्क्वायर के अंदर मेजर किया जाता है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो आप इसको न्यूटन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यूं आपने ये प्रूव करना होता है। अब यहाँ पर एक बात को और भी नोटिस कर लें, हमने अपने बेसिक लेक्चर के अंदर एक और बात भी सीखी थी कि वो आपको फिजिकल क्वांटिटीज प्रोवाइड कर देता है और सवाल आपसे ये करता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट इससे आकर मिलता है। तो आपने ये ढूंढना है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढें जिसका ऐसा यूनिट आपके पास न्यूटन सेकंड के बराबर हो। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? उस फिजिकल क्वांटिटी का आकर इस लीनियर मोमेंटम से ऐसा यूनिट मैच करता है। ये भी MCQs आपके आ चुकी है। तो इसी तरह से एक और भी क्वेश्चन का अंदाज मैंने आपको सिखाया था कि आपको पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वो प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर में ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट आपस में बराबर हैं। तो आप इस तरह का इसके लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको वो हो सकता है ऐसा बेस यूनिट पूछ ले, तो आपने गौर करनी है, एहतियात करनी है, बेस के अंदर इसको लिखना है। हो सकता है वो आपको कह दे कि जो लीनियर मोमेंटम है इसका ऐसा यूनिट क्या कुछ है, तो डिराइव्ड और बेस दोनों ऐसा यूनिट इसके बन सकते हैं। तो आपने दोनों को देखना है कि कहीं उसने दोनों आपको यूनिट्स तो प्रोवाइड नहीं कर दिए। अगर दोनों प्रोवाइड कर दिए तो या तो AB का ऑप्शन वहाँ पर दोनों के लिए आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करेगा। तो ये था मोमेंटम। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, वो कहता है कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की सूरत के अंदर डिफाइन करें, स्टेट करें। ये कल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ की जनरल फॉर्म हमेशा कल भी हमने देखा था। सेकंड लॉ चूंकि हमें फोर्स की मेजरमेंट के बारे में बताता है, तो इसीलिए ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, कल हम इसको डिफाइन कर चुके थे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बनता है तो आपने उसके अंदर क्या करना है। लेट्स से फर्ज कर लेंगे हमारे पास एक जिस्म है जिसका मास m है और वो किसी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ हरकत कर रहा है। अब इस जिस्म के ऊपर एक फोर्स F एक्ट करती है t टाइम के लिए और इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है vf।
क्लियर। तो यहां से अब फोर्स अगर जिस्म के ऊपर अमल करती है तो हमेशा फोर्स के जरिए से जिसमें एक्सेलरेशन जरूर पैदा होगा। एक्सेलरेशन कितना कुछ पैदा होगा आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वो टाइम जिस टाइम के लिए फोर्स जिस्म के ऊपर एक्ट कर रही थी, जिस्म के ऊपर वो फोर्स अमल कर रही थी। अब एक्सेलरेशन ये है तो यहां से एक और रिलेशन सेकंड लॉ का, F बराबर है ma। मास वैसे रहने दें, आप एक्सेलरेशन की ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दें, Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। मास को ज़रब कर दें, मास Vf के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये मास Vi के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस के साथ लिखा जाएगा। अब गौर कीजिएगा, मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक P बराबर है mv के। फाइनल वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी फाइनल बन जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी इनिशियल बन जाएगा। तो इसीलिए हम mvf को कह सकते हैं कि ये फाइनल मोमेंटम है और mvi को कह सकते हैं ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी है। ये फोर्स थी और ये वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस फोर्स को एक और अंदाज में भी लिखा जा सकता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। फाइनल माइनस इनिशियल चेंज को जाहिर करता है, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसी चीज को हमने साबित करना था। देखें कल भी हमने सेकंड लॉ को डिफाइन किया था कि किसी भी जिस्म के ऊपर अमल करने वाली जो फोर्स है वो हमेशा उसके मोमेंटम में तब्दीली वक्त के लिहाज से कितनी कुछ हो रही है इसके बारे में हमें बताती है, या वो फोर्स हमेशा मोमेंटम में तब्दीली और टाइम के दरमियान में रेशो होती है। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन करना था, अक्सर आपसे पूछा भी जाता है। इसके बाद एक टर्म आती है इम्पल्स, जिसे चेंज इन मोमेंटम भी कहा जाता है। इम्पल्स का दूसरा नाम बेटा है चेंज इन मोमेंटम, ये जहन में रखिएगा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम t, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। जब एक लार्ज फोर्स किसी एक जिस्म के ऊपर बिल्कुल थोड़े से वक्त के लिए अमल करती है तो इस फोर्स का और टाइम का जो हासिल ज़रब है इसे कहा जाता है इम्पल्स। उर्दू के अंदर इसे झटका सा कहते हैं। उर्दू इसकी क्या है, झटका, मतलब अचानक से कोई चीज़, कोई एक ऐसी फोर्स लगना कि जिस्म झटका से खा जाए, तो ये इम्पल्स है। जिस्म हरकत में नहीं आएगा, कभी भी जिस्म मोशन के अंदर नहीं आएगा, तो ये आपने एहतियात में रखनी है। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड एज इम्पल्स। किसी एक इम्पल्सिव फोर्स की वजह से अचानक से या किसी लम्हे के लिए किसी जिस्म के मोमेंटम में जो तब्दीली आई है ये क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। ये झटका सा महसूस होगा उस जिस्म को। आई से इसको जाहिर किया जाता है, ये हमेशा फोर्स और टाइम का हासिल ज़रब होता है। इम्पल्स शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट होता है तो इसीलिए वेक्टर है। उसकी वजह यह है कि जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है वो वेक्टर है, क्लियर। और इम्पल्स की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब यहां से इम्पल्स का ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड भी बनता है, जाहिर सी बात है, फोर्स हमेशा न्यूटन्स में और टाइम हमेशा सेकंड्स के अंदर। आप इम्पल्स का दूसरा ऐसा यूनिट बनाना चाहेंगे तो वो आपके पास बनेगा किलोग्राम मीटर फी सेकंड। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी इम्पल्स में से बनता है। वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स? क्या एक हरकत करता हुआ जिस्म इम्पल्स रखता है? जवाब है नहीं। दो केस हो सकते हैं ना, कि पहले तो जिस्म अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है तो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा देख लेते हैं। एक्सेलरेशन जिस्म के पास जीरो होता है, उसकी वजह एक्सेलरेशन को जब आप डिफाइन करते हैं तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस के अंदर डेल्टा वी जीरो के बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन समथिंग ओवर जीरो ओवर समथिंग ये ऑलरेडी जीरो पर चला जाएगा या नल वेक्टर होता है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जिस्म की, उस केस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो। सेकंड लॉ से F बराबर है ma के,
अगर एक्सेलरेशन 0 है, ये जाहिर कर रहा है कि फोर्स 0 है। अब गौर कर लें, इम्पल्स फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। फोर्स 0 हो जाए तो यहां से इम्पल्स 0 हो जाएगा। आई एफ क्रॉस टी पढ़ा था, एफ 0 है तो आई आपके पास 0 हो जाएगा। यही चीज यहां नोट की गई है। क्लियर? तो ये आपने एहतियात रखनी है। चाहे जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है, इम्पल्स नहीं होगा उसके पास। दूसरा केस ये हो सकता है अगर वही जिस्म एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो। वेलोसिटी अब वेरिएबल है, कर लें। यहां जहन में रखिएगा, फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट। वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चाहे जिस्म हरकत कर रहा हो, अगर उसके पास फोर्स कांस्टेंट है तो उस केस के अंदर भी हमेशा जहन में रखिएगा, ये किसी किस्म का जिस्म में इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं कराएगा। फोर्स को कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि हमेशा वो जिस्म इम्पल्स की हालत के अंदर आएगा या उस जिस्म के ऊपर इम्पल्स लग रहा होगा जिसके ऊपर फोर्स क्या हो, ये वेरिएबल हो, कभी कांस्टेंट ना हो। जैसा कि एक कोई प्लेयर बॉल को हिट करता है ना, उस केस के अंदर हर लम्हे फोर्स चेंज हो रही होती है। तो फोर्स वेरिएबल है। अब उस जिस्म के पास इम्पल्स होगा, आप देखेंगे अचानक से बॉल झटका महसूस करती है। कभी ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत करते हुए जिस्म के पास इम्पल्स होगा, ना ही वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हरकत करते हुए जिस्म के पास इम्पल्स होगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों केसेस के अंदर फोर्स कांस्टेंट रहती है। क्लियर? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक टर्म मजीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने यहाँ इम्पल्सिव फोर्स का जिक्र किया, वो है क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी जिस्म के ऊपर बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करे, इस तरह की फोर्स को कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मोमेंटम, इम्पल्स और किस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम डिफाइन किया जा सकता है, और इसके अंदर जो क्रिटिकल हमारी एमसीक्यूज बन सकती हैं उनका अंदाज़ कैसा है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना कुछ ही था। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।